जब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होता है वो आरबीआई में डिपॉजिट करती हैं, और जब पैसे की शॉर्टेज होती है तो वो आरबीआई से पैसे को विड्रॉ करती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब बैंकिंग सिस्टम आरबीआई के यहाँ सुबह सुबह कटोरा लेके खड़ा नहीं हो जाता। 2010 से लगातार स्थिति बनी हुई, नॉट ओनली 1 और 2 ईयर्स, 2010 यानी 2010 से ये स्थिति बनी हुई है कि वहां पे डेली कटोरा लेके खड़े हैं कि पैसा दो, मैं बैंक करूं और बैंक चलाऊं। लेकिन जैसे व्यक्ति के लिए जीवन में पानी बहुत जरूरी है, वैसे ही बैंकिंग सिस्टम के लिए लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। और वो लिक्विडिटी तो आज से नहीं, 2010 से कंटिन्यू बनी हुई थी। उसको आज की स्थिति में बैंकें लबालब भरे हुए तालाब पानी की तरह, और उसी का रीजन है कि आज ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। ब्याज दरें नीचे आएंगी, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी। बहुत सारी जेपी ग्रुप इतना डेट था कि वो हायर ब्याज की वजह से पूरा ग्रुप ही डूब गया। बहुत सारी इतनी क्राइसिस हो रही थी कि बैंक हितधारकों की डिमांड लगातार बनी हुई थी। चिदम्बरम साहब का तो रघुराम राजन से झगड़े इस बात हो गया कि आप नीचे लाइए इंटरेस्ट रेट को, लेकिन इंटरेस्ट रेट को लाए थे कैसे? लिक्विडिटी नहीं। ये डेटा है 2010 से लगातार बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी बनी हुई थी। ये 2002 साल पहले की स्लाइड है कि जिन लोग क्रिकेट का जिनको नॉलेज होगा वो समझते होंगे, जब फ्रंट फुट पे खेलते हैं तो अक्सर चौका और छक्का रहने का प्रयास करते हैं। तो चौका और छक्का तो तभी फ्रंट फुट पे आप खेल पाओगे जब कॉन्फिडेंस होगा। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था इकोनॉमी में? क्योंकि लगातार एक बैड न्यूज किसी न किसी घोटाले के रूप में आ रही थी, तो आप अच्छे डिसीजन है, टाइट डिसीजन लेने की स्थिति में ही है। तो कई बार क्या होता था कि खुद ही इकोनॉमी हिट विकेट हुई जा रही थी, गिर गई तो उठने का नाम नहीं ले रही थी। ये फ्यूचर मतलब 2 साल पहले स्लाइड बनाई थी, ये आज के स्थिति में कि सचिन तेंदुलकर की तरह चाहे फ्रंट फुट हो, चाहे बैक फुट हो, चाहे जो गेंद हो, हर गेंद पे मोदी जी उठा के मार रहे हैं। और उसी का रिजल्ट है कि आज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी बनी है। त्रिवेणी संगम सब लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे पास में यूपी में, तो जहाँ पे तीनों चीजों का मिश्रण होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज हमारी इकोनॉमी में भी त्रिवेणी संगम हो रहा है। एफडीआई का निवेश है, डिसीजन हार्ड हो रहे हैं, मेजॉरिटी में सरकार है, फुल कॉन्फिडेंस में। ये स्लाइड मैं बाद में इस पर डिस्कस करूंगा। ये मोहम्मद अली हैं, यूएसए के बहुत बड़े बॉक्सर। अभी भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि अच्छे दिन कब आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक पिक्चर और आई थी 3 इडियट्स, उसमें 3 हीरो थे और उनका प्रिंसिपल कहता है कि एक चैलेंज देता है कि इस चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो 2 आमिर खान और एक साइड में और हीरो दोनों क्या करते हैं, एक एक कदम पीछे हट जाते हैं, बीच वाला अपने आप एक कदम आगे हो जाता है। ये 2008 की स्लाइड है। 3 इकोनॉमी है, ब्राजील, रशिया एंड इंडिया। लगभग 2008 में ये एक ही कंडीशन थी। ये ट्रिलियन डॉलर की कैपेसिटी थी तीनों की, 1.44, 1.44, 1.3। आज की स्थिति में देखते हैं क्या हुआ। ब्राजील एक कदम पीछे चली गई, रसिया एक कदम पीछे चली गई और इंडिया ने एक कदम और आगे बढ़ा। 1.44 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी, आज की तारीख में 1.62 ट्रिलियन डॉलर। अब लोग कहें कि अच्छे दिन कब आएंगे, तो ये अब हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल है। जिन 3 देशों से हमारी कंपैरिजन होता था, तीनों का डेटा सामने है
कि 2 साल पहले 2008 में कहाँ थे और आज की तारीख में हम कहाँ हैं। हमारे महाभारत में एक पात्र थी ना गंधारी। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, लेकिन गंधारी ने जबरदस्ती पट्टी बांध ली थी अपनी आंखों में। आज भी बहुत सारे लोग पट्टी बांधे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी कैसे हो गई, कैसे ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी हो गई, ऐसा कौन सा जादू हो गया। लेकिन आपको अब देखना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसका इसमें बहुत ही लिंक है इंडियन सिस्टम में। एक पिक्चर है एक डॉक्टर की मौत, कहीं से आपको यूट्यूब पे या कभी कहीं मिले जरूर देखिएगा। जब व्यक्ति में, जब कंट्री में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो क्या हाल होता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये हमारी इंडिया की खोज थी। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जी थे, उन्होंने इस पे बहुत दिन काम किया, एक रिसर्च की, और आफ्टर रिसर्च एक अनुप्रिया दुर्गा नाम की एक टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई, जिसको एलियास अनुप्रिया अग्रवाल इन 1978। उसके बाद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उनकी कमेटी बनाई और उस कमेटी ने उनकी रिसर्च रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो नोबेल पुरस्कार भारत को मिलना चाहिए था, इसकी लॉबिंग हो सकती थी, बट वो नहीं हुई। ये दूसरे विदेश को चला गया। अगर उस समय हमारे देश में कॉन्फिडेंस होता और जिस व्यक्ति को ये मेडिसिन में मिली नोबेल, वो जो टेक्नोलॉजी थी या जो थीम थी या जो साइंटिफिक उनकी पीएचडी थी, उसको किसी ने वर्ल्ड में नहीं एक्सेप्ट किया। और आज जो थीम, जो रिसर्च काम आ रही है, वो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जी की काम हो रही है। इसके बाद भी एक चेन्नई में जब डॉक्टर साहब एक हुए और उन्होंने इनकी रिसर्च को आगे बढ़ाया, आज उनको रिकॉग्नाइज किया गया, जिसकी वजह से आज उनको एक पहचान मिली। लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था, पहले भी भारत एक नोबेल पा सकता था। आज उसी कॉन्फिडेंस की देन है कि 1985 में एक मल्टीनेशनल कंपनी आई थी कोलगेट, जो अपना विज्ञापन देती थी कि नमक और खुरदरे पदार्थ व्यक्ति के दांतों को खराब कर सकते हैं। आखिरकार आज हमने मजबूर कर दिया उनको मानने के लिए कि जो बात हम कह रहे थे वही सत्य है, तुम अपनी बात को झूठ है। क्यों? क्योंकि आज देश में कॉन्फिडेंस आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सीन है इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक। जब तक आपकी ताकत नहीं होगी, लोग विश्व में आपको नहीं पहचानेंगे। और ये भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक करना भी महत्वपूर्ण था, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इस स्ट्राइक के बाद उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। ये हमारे लिए एक रिसर्च का विषय है। रिसर्च के बाद में हमने देखा कि भारत सरकार ने जिस दिन ये अनाउंस किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की है, उसके दूसरे दिन एक और भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट हैं वो UAE के शेख होंगे, संयुक्त अरब अमीरात। ये मेरा एक प्रश्न है कि पाकिस्तान का गॉडफादर कौन है? कोई बताना चाहेगा? सऊदी अरब, अमेरिका, चाइना भी। काफी उत्तर आपके वहां तक हैं, लेकिन जो रियल आंसर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चोरी से, चुपके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। दूसरा,
वहाँ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अरब में जाके नौकरी करते हैं, हर महीने सैलरी भेजते हैं, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान केवल अपने नागरिकों की वहाँ पे नौकरी करने से। तो भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया की आर्मी कर रही थी, उसी दिन सेम टाइम पे ईरान से उनके बॉर्डर पे सेलिंग चल रही थी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी। दूसरा आश्चर्य भारत सरकार ने ये किया कि दूसरा दिन बताया कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट यूएई के शेख होंगे। इसका उसे पता ही नहीं था। अब उनका गॉडफादर हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बन के आ रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ी आतंकी घटना को करना या बड़ा अटैक करना उनके लिए असंभव हो गया। और इसके बाद में स्टेटमेंट उनके लिए उन्होंने एक प्लान खोजा कि कह दो कि भैया हमारे यहाँ हुआ ही नहीं है कुछ। तो पाकिस्तान जैसा बैड कंट्री ये कहे कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी है, उनके जनरल्स हैं, जो पॉलिटिशियन है वहाँ के, दुबई में आप देखो कि उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं। तो वो यूएई से अलग रह के नहीं रह सकते, अलग नहीं जा सकते हैं। चाइना अपना पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का यूज करता है, बट यूएई कभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के केवल इस्लामिक कंट्री होने की वजह से पाकिस्तान की मदद करता है। तो ये गेम चेंजर फॉरेन पॉलिसी थी जिसको हम लोगों ने मिस किया। यहीं पे गाड़ी नहीं रुकी, केवल चीफ गेस्ट बना के ही नहीं। और वो जो चीफ गेस्ट आया, क्योंकि हमें तो ये लग रहा था कि इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है, इंडिया डूबा जा रहा है, इंडिया को खत्म किए दे रहा है। 5 लाख करोड़ के MUO साइन किए हैं इंडिया के साथ। 5 लाख करोड़ कितना होता है कि अभी 1500 के नोट 15 लाख करोड़ थे, और 5 लाख करोड़ का छोटे मोटे तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो डायरेक्ट हुए, लेकिन इस चीफ गेस्ट के साथ भारत सरकार ने 5 लाख करोड़ का MOU साइन किया है कि जो पैसा भारत आएगा, कहाँ से आएगा? जो अमेरिकन बैंक में डिपॉजिट्स हैं, जो उनके यूरोपियन बैंक से डिपॉजिट्स हैं, वो वहाँ से अपने पैसे निकाल कर इंडिया ला रहे हैं, हम पे दया नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब हम पैसा इसलिए इंडिया ला रहे हैं कि यूरोप में अब ग्रोथ नहीं है। अब हमको ऐसा पूल बनाना चाहते हैं कि जो हमें फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके दे, क्योंकि हमारे भंडार भी सीमित हैं। एक निश्चित समय पश्चात वो भंडार भी खत्म होंगे, और वो भंडार वो पैसा इसलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उनको ग्रोथ नजर आ रही है जो कि हमें नजर नहीं आ रही। लेटेस्ट एग्जाम्पल, वोडाफोन 47,700 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, और आज की तारीख में हमें ये लग रहा है कि भारत डूब रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट, 47,700 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सारा सीन आपने देखा है, एक इंटरनेशनल इमेज क्रिएट हुई है भारत की, 104 उपग्रह एक साथ छोड़ना, एक इंटरनेशनल जो हमारी उपग्रह छोड़ने की मार्केट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें भारत की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। थोड़ी सी बात शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट में भी हमने पीछे एक स्लाइड दिखाई थी, क्योंकि हमें आज भी लग रहा है कि मार्केट नहीं चलेगा, ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन आज हम कहेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए कि आफ्टर 5 years सेंसेक्स विल बी 1 लाख, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है सारे देश विदेश में, सबको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें अभी भी यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ नजर नहीं आ रही। और उसका सीधा सा है कि अगर हम डेली सेंसेक्स देखेंगे तो हमें यही नजर आएगा कि पता नहीं कब पैसा डूब जाए। हम टिप्स पे ना जाएं, डेली कोई न कोई एक टिप्स देता है, नो टिप्स। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है आपके दिमाग में, तो दिल खोल के भारत सरकार में पैसा लगाइए, 1% भी आपको डरने की जरूरत है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और एसेट एलोकेशन का काम आपका एडवाइस रहेगा।
थैंक यू वेरी मच। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए हृदय से आभार। गुजारिश करेंगे कि वो प्लीज आए। बहुत सारे लोगों के इसमें प्रेजेंटेशन के दौरान में निश्चित रूप से प्रश्न उत्तर आए होंगे। तो मित्रों, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं भी प्रश्नों के उत्तर दे सकता था, लेकिन पिछली एक मीटिंग में एक ऐसी घटना हो गई जिससे मैंने प्रश्नों को उत्तर देना बंद कर दिया। एक प्रश्न एक हमारे दर्शक ने पूछा था कि ये बताइए, मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर इतने शौचालय काहे बनवा रहे हैं? तो मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, तो मैंने उस दिन से इस बात को मान लिया कि मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। बाकी विवेक जी सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को एक मौका दिया गया यहाँ पे। उसके पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनिल अग्रवाल जी का, संस्थापक SGM इंटरनेशनल कॉलेज, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम लोगों के सामने इंडिया की जो आज की चिंतित तस्वीर है वो प्रस्तुत कर सके। और मैं आभारी हूँ पद्मा शर्मा जी का, जिन्होंने सरस्वती वंदना करके यहाँ पे हम लोगों को गौरव महसूस किया। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर कविता बिलाटी जी का, सर आपका नाम कविता बिलाटी जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे हम लोगों को गौरव महसूस किया। और वरुण जी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया। और मेरा तो इतना कहना है कि ये जो इंडिया की स्टोरी उन्होंने बताई, अब हमें ये केवल इंडिया की स्टोरी पे केवल ताली बजाने से अगर हमें कुछ इसका फायदा मिल जाए तो सर बहुत बढ़िया होगा। लेकिन ये इंडिया की स्टोरी सुनने के बाद अगर हम इसका फायदा ले पाए, जो इंडिया ग्रोथ कर रही है, तो हम भी अपने आप को आगे इंडिया के साथ बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वेरियस कंट्रीज, फॉरेन के लोग इंडिया में निवेश कर रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, उन आंकड़ा पर जरूर गौर करिएगा। 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, राइट, उन्होंने एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया। वो समय ऐसा था जब हमारे पास ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, एक हफ्ते का ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर अवेलेबल नहीं था। ऐसे समय में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे कि एक हफ्ते का ऑयल इंपोर्ट करने का भी हमारे पास डॉलर नहीं था, कैसे हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे और कैसे देश को चलाएंगे। तो उन्होंने एक चीज निकाली, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी भारत के बाजार को विश्व के लिए उन्होंने खोल दिया, ओपन कर दिया। और उस समय तक 1991 में भारत का जो बाजार था, जो इकोनॉमिक थी, राइट, उसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपने नाम सुना होगा, FII, राइट, जो इंडिया में निवेश करते थे, भारत के बाजार में उनकी हिस्सेदारी थी केवल 1%। और 1991 से लेके सर आज 2017 तक कितने साल हो गए सर? 26 साल। कितने साल हो गए सर? 26 साल। तो 1991 में भारत के बाजार में उनकी हिस्सेदारी थी 1%, और आज वो हिस्सेदारी 26 साल बाद बढ़ के हो गई है 26%। यानी आज भारत के बाजार का 26% मालिकाना हक FII के पास है। तो वाई दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, हर साल उनका इंडिया में निवेश 1% बढ़ता गया। ऐसा क्यों है? वेदर दे आर इंडिया से प्रेम करते हैं या हमसे ज्यादा देशभक्त हैं, वो इंडिया में निवेश करते हैं। वो क्यों सर इंडिया में निवेश कर रहे हैं? कोई बताएगा इसका कारण सर? फायदा दिख रहा है, राइट? दे आर बिजनेसमैन, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज दे आर गेटिंग द बेनिफिट। और हर साल ये 1% से उनका दर बढ़ रहा है। इंडिया इज ग्रोइंग। ये जो राइजिंग इंडिया की स्टोरी है, ये पिछले 25-30 सालों से चल रही है और आज इसकी गति और तेज हो गई है। इतने सालों से राइजिंग इंडिया की स्टोरी चल रही है, लेकिन इसका फायदा हम इंडियंस नहीं ले पा रहे हैं। और इसका फायदा अगर हमें लेना होगा तो हमें भी इंडिया में निवेश करना होगा, राइट? हमें भी इंडिया में निवेश करना होगा। तो निवेश करने के तरीके क्या हैं? अगर इंडिया में आपको निवेश करना है तो कैसे निवेश कर सकते हैं सर? यू हैव टू गो टू इक्विटी, यानी कि आपको गवर्नमेंट कंपनियों में निवेश करना पड़ेगा।
इंडिया की जो बेहतरीन कंपनी है उसमें निवेश करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है, आई एम राइट? एवरीबडी हैज हर्ड द नेम ऑफ एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक कहाँ की बैंक है? किसने बनाया था सर एचडीएफसी बैंक? किसी फॉरेनर ने बनाया था कि इंडियन ने बनाया था? इंडियन ने। हु इज द नेम ऑफ फाउंडर ऑफ एचडीएफसी बैंक? दीपक पारेख। तो एक इंडियन ने एचडीएफसी बैंक बनाया और बैंक का जो संचालन था वो कहाँ पे किया? इंडिया में। तो उसके जो कस्टमर है वो कहाँ के हैं? इंडियन है। और आपको आज सुन के आश्चर्यचकित होगा, एचडीएफसी बैंक इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन बैंक है और इसकी 74% होल्डिंग एफआईआई के पास है। इंडिया की बेहतरीन बैंक, इसकी 74% होल्डिंग कहाँ पे है? एफआईआई के पास है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत ढेर सारे बिजनेसेस हैं व्हिच आर ग्रोइंग, बट जितनी भी बेहतरीन कंपनियां हैं उसमें जो होल्डिंग है वो एफआईआई का धीरे 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 करके क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। एंड वी इंडियंस आर सिटिंग, वी आर ओनली सीइंग दैट। हम लोग केवल देख रहे हैं चीजें, ये सारी चीजें हो रही है, बट ये जो ग्रोथ हो रही है उसका फायदा हम नहीं ले पा रहे हैं। उसका फायदा आपको लेना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और समस्या हमारे सामने ये आती है कि हम इंडिया में निवेश कैसे करें, किस तरीके से हम इंडिया में निवेश करें। तो उसके लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, छोटे छोटे निवेशकों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है इंडिया में निवेश करने के लिए, जिससे कि आपको निवेश आसान की जाए। और वो प्रोडक्ट बनाया गया है म्यूचुअल फंड। आज की तारीख में इंडिया में 120 करोड़ की पॉपुलेशन में केवल 4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। और ये म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है, ये पैसा कहाँ निवेश होता है? इंडियन मार्केट में। और म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आता है वो वापस किसको मिलता है? इन्वेस्टर को, राइट? तो जो भी आप फंड में निवेश करोगे वो फंड आपके बिहार पे इंडिया में निवेश करेगा और उससे जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न आपको बैक वापस जाएगा। अब इसमें निवेश करने का सबसे सही तरीका क्या है? कैसे निवेश करें, किस तरीके से निवेश करें? और अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको इंडिया में निवेश करना है, तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो एफआईआई है 1% से लेके कहाँ पे आ गए? 26% में। मतलब क्या? वो इंडिया में शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सर? लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको भी इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पड़ेगा। वी इंडियंस थिंक दैट कि आज हम पैसा लगाए और कल मेरा बढ़ जाए और हम वापस निकाल ले। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो कभी भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसका निवेश करने का एक ही तरीका है क्या? कि आप लंबे समय में निवेश करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एफआईआई के पास तो इतना ज्यादा पैसा है, वो निवेश कर रहा है, हमारे पास तो इतना ज्यादा है नहीं, हम कैसे निवेश करें? आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है जिसका नाम है SIP, और उसी को दे रख के वरुण जी ने ये हम लोगों ने मिलकर ये प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया है कि इंडिया की ग्रोथ का पैसा अगर इंडिया से जो बेनिफिट हो रहा है अगर इंडिया को वापस मिल जाए तो इंडिया और समृद्ध हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा। और इस SIP प्रोडक्ट को हम लोग घर घर तक पहुंचा पाए अगर, और लोगों को समझा पाए SIP से आपका क्या फायदा है, तो उससे बड़ा हम लोग के लिए रिवार्ड कुछ भी नहीं होगा। तो SIP एक माध्यम है जहाँ छोटे से छोटे अमाउंट 100 रुपए महीने से भी लेके आप जितना भी अमाउंट आप चाहो उतना हर महीने। SIP इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया सालाना का ग्रो कर रहा है। आप लोग एक आंकड़ा जानते होंगे किस दर से इंडिया सालाना ग्रो कर रहा है, उस आंकड़ा RBI हर क्वार्टर में डिक्लेयर करती है। एवरी क्वार्टर RBI डिक्लेयर्स द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया एंड दैट इज कॉल्ड द GDP। आप लोग नाम सुना होगा आपने सब। हर 3 महीने में RBI की कमेटी बैठती है और RBI की कमेटी ये डिसाइड करती है कि पिछले 3 महीने में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रही, यानी कितना GDP रहा। और एक चीज और डिक्लेयर करती है कि पिछले 3 महीने में हमारे देश में महंगाई की दर क्या रही। पिछले 25 सालों में अगर हम एवरेज बात करें, हमारे देश में GDP ग्रोथ रेट थी लगभग 6 से 7% और हमारे देश का जो एवरेज महंगाई था 5 से 6%। then India was growing by the two rate, one GDP growth rate and another is inflation, right? अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इंडिया की आ जाती है नॉमिनल ग्रोथ रेट इन रूपी टर्म्स दैट इज 12 to 14% एनुअलाइज्ड। यानी पिछले 25 सालों से इंडिया की ग्रोथ रेट रही है 12 से 14% सालाना। तो अगर आप इंडिया में निवेश करोगे, राइट, तो आने वाले समय में आपको SIP 14 से 15% सालाना का रिटर्न आपको जनरेट करके आपको देगी। और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो आप? इंडिया में जो भी चीजें बन रही है उसका कंजम्पशन कौन कर रहा है? आप इंडियंस। इंडिया में जो भी सर्विसेज है उसका कंजम्पशन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। उसका कंजम्पशन कर रहे हो, इंडिया की ग्रोथ कर रहे हो, बट कंजम्पशन से जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया को, अगर उसको वापस आपको अपने घर में लाना है तो आपको इंडिया में निवेश भी करना पड़ेगा।
और इंडिया में निवेश करने के लिए जो सबसे बेहतरीन माध्यम है वो है SIP। आप अपने इनकम का एक सर्टेन पोर्शन एक निर्धारित कर लीजिए कि मैं जितना हर महीने कमाता हूँ उसमें से इतना मैं इंडिया में खर्च करूंगा और उसमें से इतने % हर साल इंडिया में निवेश करूंगा। एक निर्धारित कर लीजिए उतना, और उतना आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में निवेश करते रहिए। आप लॉन्ग टर्म में खर्च करेंगे और जब लॉन्ग टर्म इंडिया में निवेश करेंगे तो कुछ पोर्शन जो खर्च का आपका होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट आपके घर पे वापस आएगा। जब मैं जिस कंपनी से मिला करता हूँ इंडिया इन्वेस्ट, इस कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत में है, और जब मैं कभी उधर जाता हूँ गुजरात में सूरत में देखता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हाई है, राइट। वहाँ पे लोग गवर्नमेंट नौकरी छोड़ देते हैं, केवल बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। नौकरी में कुछ नहीं रखा, इससे ज्यादा रखा है बिजनेस में। हर दूसरा तीसरा घर वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि निवेश करता है, बिजनेस करता है। नहीं बिजनेस करता है तो वो बिजनेस में निवेश करता है। इसीलिए वहाँ पे क्या है कि घर घर में हरियाली है, हर घर में खुशहाली है, राइट। ये तो आप SIP करें और SIP करके अपने देश की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ का हिस्सा भी अपने घर पे लेके आए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो जो कि वरुण जी ने जो बताया उसके बारे में, तो आई वुड लाइक टू आंसर कुछ क्वेश्चंस। अगर आपके हो, अगर उसमें से कुछ पूछना है आपको तो बताएं सर। आई थिंक सभी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है और क्लियर भी हो गई है, दैट्स व्हाई देयर इज नो मोर क्वेश्चन। तो अगेन मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को जो इतना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए और यहाँ पे आपने ये प्रेजेंटेशन सुना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से प्रेजेंटेशन को भी देखा और शायद चिंतन दिमाग में कुछ चल रहा होगा, चलता भी रहना चाहिए। इसीलिए प्रेजेंटेशन के यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करवाया गया था। आप लोग यहाँ आए, अपना समय दिया। रविवार है, बहुत से लोगों को पहले से ही परिवार के साथ कार्यक्रम बन जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया, ध्यान से सभी लोगों को सुना। मैं SIP फाउंडेशन की तरफ से, ज्ञान मंदिर परिवार की ओर से, अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और श्री कुसुम जी से यह आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम का समापन राष्ट्र वंदना से होगा। हम सब लोग, आगंतुक लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, राष्ट्र वंदना होगी, उसके पश्चात नीचे स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। आप सब लोग स्वल्पाहार ग्रहण करके ही अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सकेंगे।